ये आपका संपादकीय पाठ है आज का। और संपादकीय पाठ आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में और इंटरव्यू में हर जगह मदद करेगा। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं ना, निबंध लिखते हैं ना, तो उसके लिए यहाँ से काफी आपको पॉइंट मिल जाते हैं। मार्क्सवाद की खतरनाक खुराक। तो आप देखिए, इन दिनों कई अमेरिकी और यूरोपीय विश्वविद्यालय इजराइल और फलस्तीन युद्ध का दूसरा मोर्चा बन चुके हैं। अमेरिका में तो उग्र प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए कैंपसों में पुलिस और सेना बुलानी पड़ी। वहां सैकड़ों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि अमेरिका संस्थान हथियार बनाने वाली कंपनियों और ऐसी व्यवसायों से अपना निवेश वापस लें जो इजराइल को लाभ पहुंचाते हों। और आंदोलन की आड़ में अराजकता और कैंपसों पर आधिपत्य जमाने की चेष्टा भी चल रही है। अमेरिका के पिछले छात्र आंदोलन की ही तरह कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन प्रदर्शनों का केंद्र बनी हुई है। और इस उत्पाद में कई शिक्षकों का भी भरपूर सहयोग साफ दिखाई दे रहा है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में करीब 100 प्राध्यापकों ने पत्र लेकर न केवल हमास समर्थक छात्रों का बचाव किया, बल्कि नरसंहार को सही परिप्रेक्ष्य में समझने की सलाह भी दी थी। और हमले के तुरंत बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने हमास, हिजबुल्लाह और जिहाद के समर्थक मोहम्मद अब्दू की अतिथि प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति भी की। और इसी संस्थान के प्रोफेसर जोसेफ मसाद ने हमले को प्रशंसनीय बताया। और साउथ कैलिफोर्निया के एक प्राध्यापक अब्दुल फतेह अल नाजी को तो एक इजरायली प्रदर्शनकारी की पीठ पीछे के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया। और हमास के नृशंस हमले के अगले ही दिन हार्वर्ड की फलस्तीन एकजुटता समिति ने इस हमले के लिए इजराइल को ही जिम्मेदार बताया था। और चौंकाने वाली बात यह भी थी कि हार्वर्ड अध्यक्ष क्लाडीन गे और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की अध्यक्ष लिज मैंगिल और एमआईटी अध्यक्ष सैली कार्नब्लथ ने अपने यहाँ यहूदी नरसंहार के नारों का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भी किया। और देख, इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है ना, तो उसी की बात हो रही है। ये हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आप लोगों को इजराइल देखेंगे, भूमध्य सागर देखेंगे, ये अरब सागर है। तो यही की बात हो रही है। और अमेरिकी कैंपस में साफ दिखाई दे रही है यह वामपंथ कट्टरता पिछले 7 दशकों से वहां पनप रहे सांस्कृतिक मार्क्सवाद की देन है। कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक समाजवाद के अनुसार शोषित मजदूर वर्ग को पूंजीवाद के खिलाफ क्रांति करनी थी, परंतु रूसी क्रांति किसानों द्वारा लाई गई। बोल्शेविक क्रांति के बाद यूरोप की तमाम कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टियां मार्क्स द्वारा क्रांति की अवश्यंभावी होने की भविष्यवाणी पर आस लगाए बैठी रही, लेकिन क्रांति नहीं आई। हताश विचारकों ने मार्क्सवाद का नए सिरे से आकलन शुरू किया, और जिसमें जर्मनी की गोएथे यूनिवर्सिटी स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च ने अग्रणी भूमिका निभाई। और ये बुद्धिजीवी खुद को सभी विचारधाराओं से असंबद्ध बताते हुए अपनी चेष्टा को आलोचनात्मक सिद्धांत कहते रहे, परंतु पूंजीवाद के विरोध एवं क्रांति के समर्थन में लगभग सभी एकमत थे। मार्क्सवाद की पुनर्समीक्षा में फ्रैंकफर्ट स्कूल के अलावा इतालवी मार्क्सवादी एंटोनियो ग्राम्सी का बड़ा योगदान रहा है। ग्राम्सी ने मजदूर और किसानों के अलावा भाषाई, नस्लीय और मजहबी अल्पसंख्यकों को शोषित वर्ग के रूप में चिन्हित किया। उनसे क्रांति की उम्मीद लगाई। और 6-7 दशक पहले छिड़े नारी मुक्ति आंदोलन और इयोन क्रांति में नारीवादियों और इयोन अल्पसंख्यकों को भी शोषित वर्ग में जोड़ दिया। मार्क्सवाद और इस्लामियत में समान रूप से विद्यमान कट्टरता और मजहबी अल्पसंख्यकों का शोषित वर्ग के रूप में चिन्हीकरण इस्लामी कट्टरवादियों के लिए अनुकूल रहा। नए वामपंथी विचारकों के पास भी अब क्रांति के वाहक के रूप में बहुत से वर्गों का एक बड़ा समूह था। दूसरी तरफ हिटलर के डर से इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च फ्रैंकफर्ट से अमेरिका स्थित कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्थानांतरित हुआ। यहाँ यह संस्थान 1935 से 1953 तक बना रहा। इस दौरान यहाँ बहुत सा मार्क्सवादी साहित्य प्रकाशित हुआ। ग्राम्सी की जेल में लिखी लेखनी
लेखनी का प्रकाशन भी यही हुआ। कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में वामपंथ का केंद्र बन गई। हथियारबंद क्रांति की आशा छोड़ नए वामपंथ ने विश्वविद्यालय को निशाना बनाया। ग्रामसी ने मार्क्सवादियों से शैक्षणिक संस्थानों में घुसपैठ बनाने का आह्वान किया और मार्क्यूज ने समाज में क्रांतिकारी चेतना को शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से संचारित करने की वकालत की। और इसके साथ ही मार्क्यूज ने सहिष्णुता को ही दमनकारी बता दिया। और मार्क्यूज ने कहा कि जब तक समाज में किसी भी प्रकार की वर्ग संरचना है तब तक बुजुर्गा वर्ग सहिष्णुता को अपनाकर विशेषाधिकार और सत्ता बनाए रखने के लिए हथियार की तरह उपयोग करता रहेगा। इसलिए मार्क्यूज का विचार अल्पसंख्यकों, कट्टरपंथियों और अराजक तत्वों की प्रति सहिष्णुता का तो समर्थन करता है परंतु बहुसंख्यकों और सरकारी तंत्र के प्रति सहिष्णुता का विरोध करता है। तत्वों को नकारने वाली सांस्कृतिक मार्क्सवाद ने न सिर्फ हर सामाजिक समस्या को सामूहिक दृष्टि से देखने पर बल दिया बल्कि पूरी दुनिया को शोषक और शोषित जैसे स्थायी वर्गों में बांट दिया। ऐसे में इस विचारधारा से ने कुछ समूहों का अंधा समर्थन और दूसरे समूहों के अंध विरोध को प्रोत्साहित किया। और अपने मताग्रह के कारण सांस्कृतिक मार्क्सवाद उन तत्वों की अनदेखी करता है जो उनकी विचारधारा के खिलाफ जाते हैं। उदाहरण के लिए इस विचारधारा के अनुसार बहुसंख्यक हमेशा शोषक और अल्पसंख्यक शोषित ही रह सकता है, जबकि भारत में ही देखें तो मजहबी और नस्लीय अल्पसंख्यकों ने लंबे समय तक बहुसंख्यकों पर शासन उनका शोषण भी किया है। असहिष्णुता और कट्टरता को विचारधारा का लबादा उड़ाकर सांस्कृतिक मार्क्सवाद ने आज वह स्थिति पैदा कर दी जिसमें यहूदी विद्यार्थी बैरिकेड लगाकर विश्वविद्यालयों में अपनी जान बचा रहे हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद दुनिया को लगा था कि वामपंथ खत्म हो गया है, परंतु अमेरिकी विश्वविद्यालय इसके गवाह है। मार्क्सवाद अपने परिवर्तित रूप में अभी भी एक खतरा है और इस्लामी कट्टरपंथियों के साथ इसके गठजोड़ ने सभ्य समाज के सामने गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। यह चुनौती भारत में भी उभर रही है। अमेरिकी विश्वविद्यालयों में इस समय जो कुछ हो रहा है उससे भारत को सतर्क रहना होगा। लेखक इंडिक अकादमी के सदस्य और वरिष्ठ स्तंभकार हैं। इनका नाम है विकास सारस्वत। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है, इनके विचार हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। समग्र विकास को समर्पित सरकार। तो पिछले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया कि वर्ष 2047 में जब देश स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा होगा तब भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। 10 वर्ष पहले तक यह दावा असंभव लगता था। 2013 में भारतीय अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल 5 करार देकर नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाने लगा था और उसके उलट भारत अभी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और जल्द ही 3वीं सबसे बड़ी आर्थिकी बनने की राह पर है। और यह कैसे संभव हुआ? पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम लागू किया जिसका उद्देश्य लोगों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने और देश की उत्पादक क्षमता में सुधार लाना। सरकार की दृष्टिकोण उसकी परिपूर्णता की राजनीति में निहित है और जिसमें बुनियादी ढांचा, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा समर्थ, हरित अर्थव्यवस्था, डिजिटल कनेक्टिविटी और वित्तीय समावेशन पर जोर है। और योजना बनाना एक बात है और उसे धरातल पर उतारना दूसरी बात है। मोदी सरकार इन दोनों ही मोर्चों पर खरी उतरी है। परिणाम स्वरूप पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी के दायरे से बाहर निकले हैं। मोदी की गारंटी आम नागरिकों की उम्मीदों और आकांक्षाओं के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। और इस सफलता में हमारे समाज के 4 स्तंभ गरीब, युवा, अन्नदाता, महिलाओं का सशक्तिकरण महत्वपूर्ण रहा है। एक समय गरीबी के चलते पहचाना जाने वाला भारत अब समृद्धि की राह पर है। गरीबों की भलाई के लिए कोविड महामारी के समय मोदी सरकार ने 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन देने की जो पहल की थी वह अगले 5 वर्षों तक जारी रहेगी। शहरी क्षेत्रों में पीएम स्वनिधि योजना ने उन स्टेट वेंडरों को राहत प्रदान की जिनके सामने एकाएक रोजगार की चुनौतियां आ गई थी। इस योजना में अब तक 63 लाख से अधिक आबादियों को 11,300 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया गया है। साथ ही इसने शहरी गरीबों को डिजिटल रूप से साक्षर होने में भी सक्षम बनाया। पीएम किसान और पीएम फसल बीमा जैसी योजनाओं से आज 11 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लैंगिक समानता को प्रमुखता दी जा रही है। लंबे समय से प्रतीक्षित नारी शक्ति बंधन अधिनियम का पारित होना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया और जल जीवन मिशन और अमृत मिशन के तहत लगभग 14 करोड़ नल जल कलेक्शन किए गए हैं। एक दशक पहले तक नल से जल की पहुंच केवल 17% परिवारों तक ही थी, जो आंकड़ा अब बढ़कर 70% तक हो गया है। पीएम आवास योजना के तहत लगभग
4 करोड़ आवास निर्मित किए गए। मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में 3 करोड़ और नए घर बनाने का वादा किया है। उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन मंजूर किए जा चुके हैं और जिससे धुआं रहित रसोई की सुविधा लगभग सभी तक पहुंच चुकी है, जो 2014 तक केवल 55.9% परिवारों तक सीमित थी। महिलाएं इन योजनाओं की सबसे बड़ी लाभार्थी बनकर उभरी हैं और जिसने उनके जीवन में गरिमापूर्ण तरीके से सुगमता प्रदान की है। वहीं आप देखिए, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य एवं पर खर्च करीब 25% कम कम हो गया है। निम्न मध्यम वर्गीय भारतीयों को बीमारी के चलते गरीबी का दोहरा झटका झेलना पड़ता था, लेकिन इस योजना के जरिए प्रतिवर्ष 55 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। और सामाजिक कल्याण योजनाओं के साथ साथ बुनियादी ढांचे पर भी जोर दिया गया। 2013-14 की तुलना में पूंजीगत व्यय में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। 3.92 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 11.1 लाख करोड़ रुपए हो गया है और राजमार्गों की लंबाई 60% बढ़ गई है। समूचे ग्रामीण इलाकों में करीब करीब पक्की सड़कें बन गई हैं। सभी गांवों तक बिजली पहुंच गई है। हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी हो गई है। मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग चौगुना हो गया है। विश्व बैंक रैंकिंग के अनुसार हमारे लॉजिस्टिक और औद्योगिक परिचालन में काफी सुधार हुआ है और देश में 390 नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। 7 नए आईआईएम और आईआईटी की स्थापना की गई है। एम्स की संख्या में तिगुनी वृद्धि हुई है। 51 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले गए। जनधन आधार और मोबाइल यानी जैम के जरिए 33.43 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी गई है। जीएसटी, आईबीसी और परिसंपत्ति मौद्रीकरण, श्रम कानून सुधार, स्टार्टअप इंडिया और पीएलआई जैसी आर्थिक नीतियां अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने वाली सिद्ध हुई हैं। प्रति व्यक्ति आय भी 6 गुना बढ़कर $15,000 तक पहुंचने की संभावना है। वैश्विक निवेशक भी इस आशावाद को साझा करते हैं, जिससे परिणाम स्वरूप भारत को रिकॉर्ड तोड़ एफडीआई प्राप्त हो रहा है। घरेलू शासन के साथ आप देखिए, वैश्विक शासन के मामलों पर भी प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक कौशल और दूरदर्शिता की सार्वभौमिक प्रशंसा मिली है। मोदी सरकार की उपलब्धियां यही सिद्ध करती हैं कि सामाजिक न्याय को चरितार्थ करने वाली सर्वसमावेशी नीति की विकसित भारत के सपने को साकार करने में सक्षम है। हमें विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए देश हित में सक्रिय रहना होगा। राष्ट्र प्रथम और हमारे लिए सर्वोच्च मंत्र है। लेखक केंद्रीय पेट्रोलियम और शहरी कार्य मंत्री है, इनका नाम है हरदीप पुरी। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। तो नॉर्मल सी बात है कि अपनी सरकार की उपलब्धियां लिखेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, देखिए, अगर आप देखिए कहीं आंसर राइटिंग आप लोग महिलाओं की स्थिति पर लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, तो सरकार की तरफ से जो पहले की गई हैं उनका उल्लेख आपको कर देना है। जो महिलाओं की समस्या बनी हुई है उनके बारे में बता देना है। तो यहाँ से आप देखिए उपलब्धियां जो इस सरकार की उपलब्धियां हैं उनकी सब बता दी गई हैं। तो इन्हीं का आपको वहां उदाहरण दे देना है, इन योजनाओं का वहां उल्लेख कर देना है जिसके बारे में लिखने के लिए आ रहा है। किसानों के बारे में आ रहा है तो किसानों के लिए जो योजनाएं सरकार की तरफ से लाई गई हैं, सरकार की तरफ से जो पहले की गई हैं, उनके बारे में लिख दिया करिएगा। थोड़ा स्मार्ट तरीका अपनाया करिएगा। और बीजेपी के नेताओं के द्वारा लिखी जाती है तो वो अपनी सरकार की उपलब्धियां ही गिनाएंगे, कमियां तो गिनाएंगे नहीं। लेकिन कांग्रेस के जो नेता लिखेंगे वो कमियां गिनाएंगे, तो उनकी कमियां ले लीजिए और इनकी पहले ले लीजिए करिएगा, इनके फायदे ले लिया करिए बस। ऊर्जा, कर्तव्य और अधिकार। कर्तव्य के रूप में विचार, कर्तव्य के स्वरूप पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि जिसे करने के लिए कर्ता स्वाधीन हो और जिसे किसी की का अहित ना हो वही कर्तव्य है। वस्तुतः कर्तव्य से दूसरों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं, इसी कारण किसी का अहित नहीं होता है। किसी व्यक्ति में जैसे जैसे कर्तव्य परायणता सुदृढ़ होती जाती है वैसे वैसे उसकी परितंत्रता स्वतंत्रता में बदल जाती है। यदि हम गहनता से विचार करें तो देखेंगे कि पराधीनता का जन्म एकमात्र अकर्तव्य से ही होता है। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति किसी का ऋणी नहीं रहता है। उसकी प्रसन्नता किसी अन्य पर निर्भर नहीं होती है। वह प्रत्येक परिस्थिति में पूरी तरह संतुलित रहकर अपने जीवन से प्रसन्न एवं संतुष्ट रहता है। प्रत्येक मानव में विवेक शक्ति, भाव शक्ति एवं क्रिया शक्ति उपस्थित रहती है। मनुष्य अपने विवेक के प्रकाश में कर्तव्य का दर्शन करता है और इसके पश्चात भाव शक्ति और क्रिया शक्ति इसी विवेक शक्ति के अधीन हो जाती है। जो मनुष्य इस प्राप्त विवेक का आदर नहीं करता वह स्वाधीनता पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्धारण भी नहीं कर पाता और पर्याप्त कर्तव्य के निर्णय के लिए मनुष्य के स्वयं के आत्मज्ञान, विवेकपूर्ण व्यक्तियों के सत्संग और सदग्रंथों के अनुशीलन की आवश्यकता होती है। कर्तव्य और अधिकार एक दूसरे से गुथे हुए होते हैं। एक व्यक्ति का कर्तव्य दूसरे का अधिकार और दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य पहले व्यक्ति का अधिकार होता है। जैसे व्यक्ति का कर्तव्य समाज का अधिकार और समाज का
कर्तव्य व्यक्ति का अधिकार है, राष्ट्र का कर्तव्य प्रजा का अधिकार और प्रजा का कर्तव्य राष्ट्र का अधिकार है। इस प्रकार एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों के सम्यक परिपालन से दूसरे व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि हम सभी अपने कर्तव्यों का पालन करके भी सभी के अधिकारों को सुरक्षित कर सकते हैं। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। अब आप देखिए संविधान के भाग 3 को आप लोग पढ़ते हैं तो मौलिक अधिकार दिए गए हैं आपको। फिर संविधान के भाग 4 का को पढ़िए, मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो आपके अधिकार भी हैं तो मौलिक कर्तव्य भी है। ये राजमार्गों पर अतिक्रमण, और यदि केंद्र सरकार ने राजमार्गों से अतिक्रमण हटाने के लिए राज्यों को फिर से चिट्ठी लिखी तो इसका मतलब है कि पहले जो चिट्ठियां लिखी गई थी उन पर ध्यान नहीं दिया गया या फिर अतिक्रमण फौरी तौर पर ही हटाया गया। शायद यही कारण है कि इस बार लिखी गई चिट्ठी में यह कहा गया कि जिम्मेदारी तय कर इसकी निगरानी की जाए और राजमार्गों पर अतिक्रमण न होने पाए। केंद्र सरकार ने राज्यों को पिछले दिशा निर्देशों को भी याद दिलाई। राजमार्गों पर अव्यवस्था और अराजकता पैदा करने के साथ दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण बनने वाले अतिक्रमण को हटाना कोई ऐसा काम नहीं है जिसके लिए केंद्र सरकार के निर्देशों की आवश्यकता हो, लेकिन अपने देश में जरूरी कामों और जोखिम से बचने के उपायों को लेकर भी निर्देश देने पड़ते हैं। और इससे यही पता चलता है कि राज्य सरकारें और उनकी एजेंसियां राजमार्गों पर किए जाने वाले अतिक्रमण हटाने को लेकर गंभीर नहीं है। जब भी राजमार्गों पर सुगम यातायात को लेकर सजग नहीं है तो फिर वे राजमार्गों यानी कि स्टेट हाईवे एवं अन्य सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त रखने के लिए कितना तत्पर रहती होंगी। यह किसी से छिपा नहीं कि अपने देश में राजमार्गों से लेकर हर व्यस्त सड़क अतिक्रमण से ग्रस्त रहती है। इसके चलते न केवल आवागमन और जाम लगता है बल्कि दुर्घटनाएं भी होती है जिनमें प्रति वर्ष 1.5 लाख से अधिक लोग मरते हैं। यह अच्छी बात नहीं है कि राज्य सरकारों को बार बार याद दिलाना पड़े कि राजमार्गों को अतिक्रमण से बचाने की जरूरत है। इसकी आवश्यकता तो राज्य सरकारों को स्वतः महसूस होनी चाहिए। राजमार्गों पर तय गति सीमा से बाहर न चल पाने, जाम लगने और दुर्घटनाओं का सिलसिला कायम रहने के बावजूद उन्हें अतिक्रमण से मुक्त नहीं किया जा पा रहा है। राजमार्गों के साथ उनसे जुड़ी सड़कें भी अतिक्रमण और जाम से अटी पड़ी रहती हैं। शहरी सीमा में तो राजमार्ग बिल्कुल आम सड़कों की तरह तब्दील हो जाते हैं, उनमें हर तरह के वाहन चलते नजर आते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी देखने को मिलता है कि उनमें यातायात नियमों का पालन नहीं होता है। स्थिति यह है कि उल्टी दिशा में भी वाहन चलते मिलते हैं। केंद्र सरकार को राज्यों को राजमार्गों को अतिक्रमण से मुक्त रखने के दिशा निर्देश देने के साथ ही यह भी देखना होगा कि उनमें यातायात पुलिस की उपस्थिति कैसे बढ़े और उनमें विकास की समुचित व्यवस्था कैसे हो। चूंकि बरसात करीब आ रही है इसलिए राजमार्गों में जल निकासी की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, उन्हें गड्ढा मुक्त करने पर। और इससे इनकार नहीं है कि देश में राजमार्ग तेजी से बन रहे हैं, लेकिन यह ठीक नहीं है कि इसी के साथ समस्याओं से भी घिरते जा रहे हैं। यह सतर्कता आवश्यक। पंजाब का माहौल खराब करने के लिए असामाजिक तत्वों की ओर से लगातार साजिश की जा रही है, जहां अलग अलग जगहों पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखने के आरोप में आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से जुड़े 3 लोग गिरफ्तार किए गए। वहीं एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने एक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए 4 सदस्यों को पकड़ा है। ये लोग टारगेट किलिंग को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। राज्य में चुनाव माहौल के बीच इस तरह की साजिश को गंभीरता से लेना होगा। आरोपितों के तार विदेश में छिपे आतंकियों से जुड़े रहे हैं। पंजाब में पहले भी कई गैंगस्टर एवं आतंकी पकड़े जा चुके हैं जो टारगेट किलिंग के माध्यम से राज्य में अमन शांति को भंग करना चाहते हैं। कुछ समय पहले रूपनगर के नंगल में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी की हत्या में भी विदेश में छिपे असामाजिक तत्वों से आप देखते आरोपितों के संबंधों का पता चला था और आरोपितों को विदेश से फंडिंग हुई थी। फरीदकोट एवं अमृतसर में अलग अलग धार्मिक संगठनों के नेताओं की हत्या में भी यह बात सामने आ चुकी है कि प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए साजिश रची गई थी। प्रदेश में 1 जून को मतदान होना है। 2 दिन बाद जब नामांकन वापसी हो जाएगी तब चुनाव माहौल गरमाएगा। बड़े नेताओं की रैलियां एवं जनसभाएं होंगी। इस दौरान राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी। इसलिए यह आवश्यक है कि गैंगस्टरों और तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाए।
तस्करों, गैंगस्टरों और आतंकियों का गठजोड़ पुलिस के लिए चुनौती बनता जा रहा है। इसे खत्म करना ही होगा। इसलिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। ये परिवारों को जोड़ते परंपरागत आयोजन। और देखिए, पहले जो भी त्योहार हुआ करते वो समाज को जोड़ते थे, परिवारों को जोड़ कर रखते थे। समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन सब गायब होते जा रहे हैं। तो भारतीय समाज में पारिवारिक मेल मिलाप का सबसे मुफीद अवसर वैवाहिक समारोह होते हैं। दूर दराज के सगे संबंधियों से लेकर करीबी रिश्तेदारों तक विवाह आयोजन के सुखद अवसर का हिस्सा बनने की रीत रही है। अपनेपन और भागीदारी की इन परंपराओं ने पारिवारिक व्यवस्था को जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। बावजूद इसके शादी समारोह अब नए ही ढंग में रंग देखते हैं। वैवाहिक आयोजनों में हवा होते दिखावे और धूम धड़ाके के बीच गुम हो रहे परंपरागत रिवाजों को लेकर उच्चतम न्यायालय ने विचारणीय टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है और जिसकी अपनी पवित्रता है, इसलिए युवाओं को विवाह से पहले संस्था की पवित्रता ध्यान में रखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हिंदू विवाह की पवित्र संस्था को केवल गीत, नृत्य और शराब पीने और खाने के लिए आयोजित समारोह कार्यक्रम के रूप में महत्व नहीं बनाया जाना चाहिए। हिंदू विवाह को वैध बनाने के लिए उचित संस्कारों और रीतियों का निष्ठापूर्वक पालन होना चाहिए। याद रहे कि न्यायालय ने युवाओं से कहा कि विवाह को फिजूल खर्ची के अवसर के रूप में या फिर दहेज उपहार मांगने के साधन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। विवाह कोई व्यवसायिक लेन देन नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण और गंभीर और आवश्यक कार्यक्रम है। इसे महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए जो एक पुरुष और एक महिला के बीच आजीवन बंधन स्थापित करता है, एक परिवार की नींव बनाता है और जो भारतीय समाज की मौलिक इकाई है। समझना मुश्किल नहीं है कि न्यायालय की यह टिप्पणी शादी समारोहों के माध्यम से परिवार के जुड़ाव, परंपराओं के पोषण, समाज की भागीदारी और संस्कारों के निर्वहन को लेकर एक प्रतिबद्धता तय करने का भाव लिए है। दायित्वबोध को बल देने की सोच को पोषित करती है। पारिवारिक बिखराव के बढ़ते आंकड़ों, वैवाहिक जीवन में बढ़ते अपराधों एवं जीवन साथी के प्रति उपेक्षा और असंवेदनशीलता के बर्ताव पर लगाम लगाने का उद्देश्य लिए है। भविष्य में आर्थिक परेशानियों से जूझने के हालात बनाने वाले महंगे आयोजनों के बजाय सोच समझकर खर्च करने की बात लिए हैं। चिंतनीय है कि कुछ परिवारों की या फिजूल खर्ची और चमक दमक देश के आम परिवारों की मुश्किलें बढ़ाती है। बेवजह ही धूमपान के लिए सामाजिक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाती है जो कि भेदभाव बढ़ाकर परिवारों की रूपरेखा को नुकसान पहुंचाती है। ऐसे में दिखावे से दूर मन को जोड़ने वाली रीति रिवाजों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए विवाह करना परिवार की नींव को मजबूती देता है। अच्छी बात है, लेकिन कितने लोग आप देखिए हकीकत की जिंदगी जी रहे हैं। अधिकतर तो आप देख रहे हैं दिखावा ही कर रहे हैं। चलिए, छोटे छोटे कॉल में रहते हैं, देखना हो तो देख लिया करिएगा। पेरिस समझौते जैसी अहम प्लास्टिक संधि, इसे भी देख लीजिए। अच्छा एडिटोरियल लिखा जाता है। तो आप देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मुताबिक यदि प्लास्टिक के बेतहाशा उपयोग पर रोक नहीं लगी तो अगले कुछ दशकों में लाखों प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। यूएनईपी के मुताबिक प्रति मिनट 1 ट्रक प्लास्टिक कचरा समुद्र में समाहित हो जाता है। महासागरों में जिस तेजी से प्लास्टिक कचरा बढ़ रहा है उससे मूंगा चट्टानें, शैवाल और अनेक सूक्ष्म जीव विलुप्त हो रहे हैं। विश्व में प्रतिवर्ष 430 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा हो रहा है। और आप देखेंगे कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में प्लास्टिक कचरे की हिस्सेदारी 3.4% से अधिक है। 2019 में इससे 1.8 बिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हुआ था। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार दुनिया भर में सृजित प्लास्टिक कचरे का सिर्फ 16% रिसाइकिल हो पाता है। संयुक्त राष्ट्र की पहल पर प्लास्टिक प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि को अंतिम रूप देने का प्रयास हो रहा है। बीते माह कनाडा की राजधानी ओटावा में प्लास्टिक संधि को लेकर चौथे दौर की वार्ता भले बेनतीजा रही, पर उम्मीद है साल के अंत में दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में इसके अंतिम मसौदे पर मुहर लग जाएगी। 2015 के पेरिस समझौते के बाद प्लास्टिक संधि पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे अहम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता मानी जा रही है और यूएन के विशेषज्ञ समूह ने 2017 में प्लास्टिक प्रदूषण से निजात के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि की सिफारिश की थी। यह यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात हुई। इसकी स्थापना 5 जून 1972 में हुई थी। याद रखिएगा, इस तरह के संगठनों से क्वेश्चंस पूछ लेता है। नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एक और संगठन विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात हुई है। आप लोगों को याद रखना चाहिए, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 में हुई थी।
स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात करूं, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में उसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। उत्पादन में कटौती पर एक राय नहीं है। प्लास्टिक संधि के कुछ प्रावधानों पर विकसित और विकासशील देश सहमत नहीं है। संधि में तकरार का सबसे बड़ा मुद्दा धरती को जहरीला बनाने वाले प्लास्टिक के उत्पादन में कटौती से जुड़ा है। एक तरफ हाई एविएशन गठबंधन और जिसने प्लास्टिक प्रदूषण से निजात पाने के कचरे के निस्तारण के साथ इसके उत्पादन को सीमित करने की वकालत की है। दूसरी ओर ग्लोबल कोएलिशन फॉर सस्टेनेबल प्लास्टिक समूह है। इस समूह में भारत समेत रूस, सऊदी अरब, ईरान, चीन, क्यूबा और बहरीन जैसे देश शामिल हैं। इन देशों का कहना है कि विकासशील देशों के लिए प्लास्टिक उत्पादन में बाध्य होकर कटौती करना व्यवहारिक नहीं है। यह समूह प्लास्टिक जनित प्रदूषण से निपटने के लिए स्वैच्छिक लक्ष्य का पक्षधर है। इसमें प्लास्टिक के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए तकनीक और वित्तीय आदान प्रदान को सुगम बनाने की सिफारिश की गई है। एशिया प्रशांत देशों का समूह इस मुद्दे पर एक राय रखता है। अफ्रीकी देशों के समूह ने भी बहुपक्षीय कोष बनाने की मांग की। और दुनिया में सबसे अधिक प्लास्टिक खपत करने वाले अमेरिका की दलील है कि प्लास्टिक संधि पेरिस समझौते की तरह स्वैच्छिक बने। अमेरिका ने सुझाव दिया कि हर देश को प्लास्टिक जनित कार्बन प्रदूषण कम करने के लिए लक्ष्य दिए जाएं। अमेरिका 5% से भी कम प्लास्टिक को पुनः उपयोग में ला पाता है। प्लास्टिक पर स्वैच्छिक लक्ष्य के पैरोकार अमेरिका का पेरिस समझौते में भी प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं है। प्लास्टिक उत्पादन का सीधा संबंध तेल और गैस उद्योग से जुड़ा है और इसमें इस्तेमाल होने वाले अहम पदार्थ कच्चे तेल और नेचुरल गैस से हासिल किए जाते हैं। यही वजह है कि पेट्रोकेमिकल कंपनियों के साथ जीवाश्म ईंधन पर निर्भर देश प्लास्टिक संधि के सख्त प्रावधानों के खिलाफ हैं। और आप देखेंगे कि उत्पादों को टिकाऊ बनाने की मांग, तो विकासशील देशों को भी घटती सेहत के दुश्मन बनकर उभरे प्लास्टिक कचरे के स्थायी समाधान के लिए विकल्पों की ओर बढ़ना होगा। एक उपयोग प्लास्टिक कचरे में सबसे बड़ी हिस्सेदारी पैकेजिंग सेक्टर की है। विश्व में तैयार होने वाले कुल प्लास्टिक का 36% पैकेजिंग में इस्तेमाल होती है। पैकेजिंग उद्योग से निकला 85% प्लास्टिक कचरा खुली सतह पर मिट्टी, हवा और पानी को प्रदूषित करता है। कृषि, फैशन और औद्योगिक मत्स्य पालन प्लास्टिक कचरे के बड़े स्रोत हैं। कपड़े में 60% घटक पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक की शक्ल में होते हैं। प्लास्टिक कचरे का एक बड़ा अनुपात आदर्श रूप में हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। 5 मिलियन से भी कम मोटाई वाले एक माइक्रो प्लास्टिक सिंथेटिक कपड़े 35% से लेकर टायर 28%, सौंदर्य प्रसाधन से लेकर सड़क निर्माण से सर्जित होते हैं। दैनिक जीवन में हम कई तरह के प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, जैसे कप एवं प्लेट, पानी की बोतल, बिस्किट ट्रे, शैम्पू, बॉटल। खाद्यान्नों के पैकेजिंग में प्लास्टिक मुख्य घटक होते हैं। विकासशील देशों के हित, तो आप देखें प्लास्टिक जनित प्रदूषण अब जिस स्तर पर पहुंच चुका है, ऐसी स्थिति में कड़े फैसले लेने ही होंगे। प्लास्टिक के उत्पादन में कटौती अहम विकल्प हो सकता है, लेकिन विकासशील देशों के रोजगार परिदृश्य और उनकी सामाजिक परिस्थितियों की अनदेखी ठीक नहीं है। प्लास्टिक संधि यदि अस्तित्व में आती है तो दुनिया भर में चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। प्लास्टिक के उत्पादन में कटौती हो, लेकिन बेहतर होगा कि यह स्वैच्छिक और आम सहमति से हो। विकासशील देश प्लास्टिक के विकल्पों पर निवेश बढ़ा सकें, इसके लिए उन्हें तकनीक और आर्थिक सहयोग को टाला नहीं जा सकता है। और इससे उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला में कागज और कंपोस्ट किए जाने वाले पदार्थों से तैयार पैकेजिंग को बढ़ावा मिलेगा। यदि विकासशील और छोटे देशों को वित्तीय मदद और पुनर्चक्रण तकनीक उपलब्ध हो तो प्लास्टिक संधि व्यवहारिक होगी। प्लास्टिक कचरे का समाधान अंततः उपभोक्ता जागरूकता पर निर्भर करता है। और रोजमर्रा के सामान खरीदने के लिए अपनी जीवन शैली में हमें प्लास्टिक के बजाय पर्यावरण अनुकूल थैले वस्तुओं को शामिल करना हो चाहिए। कई अपरिहार्य क्षेत्रों में प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के इस्तेमाल पर भले ही रोक नहीं लग सकती है, लेकिन स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर हम प्लास्टिक कचरे को कम कर सकते हैं। तो देखिए, प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में प्लास्टिक पर कहीं कुछ लिखने के लिए आता है, निबंध लिखने की आता है, आंसर राइटिंग करने की आते हैं, तो ये सब आप लोग वहाँ सुझाव बता सकते हैं, जो समस्याएं हैं उनके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, ये आंकड़े यहीं से मिलते हैं। जो संधि है इन्हें बता सकते हैं, क्या परेशानी है इसमें ये बता सकते हैं। नियम के साथ नवाचार भी जरूरी है। भारत प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करने वाला दुनिया का 5वां बड़ा देश है, ये भी आंकड़ा दे सकते हैं आप लोग। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक साल 2019-20 में लगभग 34.7 लाख टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न हुआ था,
देश में सबसे अधिक महाराष्ट्र में 13%, उसके बाद तमिलनाडु और गुजरात में 12% और प्लास्टिक कचरा पैदा करते हैं। देश में पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधित नियमावली 2021 लागू की जा चुकी है। इसके अंतर्गत 75 माइक्रोन 0.075 मिलीमीटर मोटाई से कम नए या रिसाइकिल प्लास्टिक से बने कैरी बैग के उत्पादन, आयात, भंडारण और वितरण, बिक्री, खपत पर रोक है। इस नियम के बारे में बता सकते हैं आप। कई राज्य सरकारें प्लास्टिक की जगह कपड़े, जूट और कंपोस्ट होने योग्य कटलरी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये उपाय हो गए। और दूध और आप देखिए पेय पदार्थों के लिए वितरण में सिंगल यूज पॉलीथीन की जगह बोतल की पैकेजिंग को वरीयता दी जा रही है। प्लास्टिक कचरे की समस्या में सबसे बड़ी चुनौती एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक और पॉलीथीन की है। कम कीमत होने की वजह से यह आसानी से उपलब्ध होते हैं। एक अनुमान के मुताबिक आप देखेंगे दुनिया भर में सृजित प्लास्टिक कचरे का आधा एकल उपयोग प्लास्टिक है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियमों में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व व्यवस्था विकसित की जा रही है और इसके तहत प्लास्टिक के निर्माता, आयातक और ब्रांड उनके पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग एवं प्रबंधन के लिए जवाबदेह बनाए गए हैं। सीपीसीबी के ऑनलाइन पोर्टल पर कंपनियों को प्लास्टिक के संग्रहण और पुनर्चक्रण की जानकारी देनी होती है। इससे कंपनियां प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण और पुनर्चक्रण के साथ पैकेजिंग के टिकाऊ विकल्प खोजने को प्रेरित हुई है। प्लास्टिक का पुनर्चक्रण कचरे के संग्रहण तथा पृथक्करण की मजबूत अवसंरचना पर निर्भर करता है। प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन में कई राज्यों ने नवाचार भी विकसित किए हैं। इंदौर में प्लास्टिक कचरे का उपयोग सीमेंट फैक्ट्रियों में ईंधन के रूप में हो रहा है। इसी तरह केंद्रीय सड़क निर्माण शोध संस्थान सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे का तकनीक और विधियां विकसित की हैं। हालांकि वर्तमान में 1 किलोमीटर 6 लेन वाली सड़कों में 90,000 टन एग्रीगेटर इस्तेमाल होता है, जिसमें से सिर्फ 25 से 30 टन ही प्लास्टिक कचरे का उपयोग संभव है। प्लास्टिक कचरे का उपयोग सड़क निर्माण में अधिक मात्रा में हो सके, इसके जुड़े नवाचार अपनाने होंगे। उच्च गुणवत्ता की टाइल्स तैयार करने में भी मल्टी लेयर प्लास्टिक का उपयोग होने लगते हैं। जो प्लास्टिक है उसका इस तरह से उपयोग भी कर सकते हैं। 2021 में आयोजित इंडिया प्लास्टिक चैलेंज हैकाथॉन के दौरान युवा स्टार्टअप ने प्लास्टिक के कई विकल्प प्रस्तुत किए थे। उसमें धान की पराली से तैयार पैकेजिंग सामान थर्मोकॉल के विकल्प के तौर पर पेश किया गया था। इसी तरह समुद्री शैवाल से तैयार पैकेजिंग उत्पाद भी प्रस्तुत किए गए। गन्ने की खोई, धान, गेहूं की पराली, केले के पत्ते, जूट और कपास से तैयार पैकेजिंग को लागत सक्षम बनाना होगा और आसानी से कंपोस्ट हो सकने योग्य पैकेजिंग को बढ़ावा देने वाले उद्योग स्टार्टअप को सब्सिडी दी जानी चाहिए। और कुछ राज्यों ने पंचायत स्तर पर बर्तन भंडार स्थापित किए। शादी, पारिवारिक एवं सांस्कृतिक उत्सव में यदि स्टील के बर्तन का उपयोग अधिक से अधिक बढ़े तो प्लास्टिक की खपत कम की जा सकती है। यदि प्लास्टिक के जहर को समय रहते हमने नहीं रोका तो आज उत्पन्न यह कचरा हजारों साल तक पूरे परितंत्र को दुष्प्रभावित करता रहेगा। एक समय आप देखिए थालियां पत्तों की बनती थी, आप देखेंगे पेड़ के पत्तों की, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि प्लास्टिक की थालियां भी आने लगी, प्लास्टिक के गिलास भी आने लगे, वो भी परेशानी खड़ी कर देते हैं। और पॉलीथिन आप देखिए, सब्जी लेने जाते हैं आप लोग, थैला तो कोई ले ही नहीं जाता है, वहीं से आती है पन्नी और यूज करके उसे फेंक देते हैं। वादी और पितिवादी खरी खरी तंज कसा जाता है। ये राजनीति की बातें हो रही हैं। डिजिटल लत की बढ़ती समस्या, ये तो मुझे लगता है कि हर कोई एडिक्ट हो चुका है। जिस तरह से लोग सिगरेट और दारू के लिए हो जाते हैं ना, उसी तरह से मोबाइल के लिए हो गए हैं। और आप खुद देखिए अपने आप में कि हमारे अगर फोन में इंटरनेट ना हो तो ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया खत्म है लगभग। यह आज का कटु सत्य है कि युवाओं का एक बड़ा वर्ग डिजिटल ड्रग का आदी हो चुका है। डिजिटल ड्रग का अर्थ है कि डिजिटल कंटेंट को देखने की लत लग जाती है और इनमें कोई वेब सीरीज भी हो सकती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अगर एक बार वेब सीरीज देखना शुरू कर दें तो उनकी प्रवृत्ति कुछ यूं ही बन जाती है कि मानो सारे के सारे एपिसोड खत्म करते ही उनको चैन मिलेगा। आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज की भरमार है। मूवी तो फिर भी 2 से ढाई घंटे में खत्म हो जाएगी, लेकिन वेब सीरीज में अमूमन 10 से लेकर 12 तक एपिसोड रहते हैं और प्रत्येक एपिसोड लगभग 1 घंटे का होता है। इस हिसाब से एक वेब सीरीज पूरी तरह से देखने के लिए लगभग 10 घंटे चाहिए। अब अगर किसी के अंदर लगातार 10 घंटे तक मोबाइल अथवा लैपटॉप में आंखें गड़ाकर पूरी वेब सीरीज को खत्म करने की लगन है तो कहीं ना कहीं उसे सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि ये लक्षण एक विशेष तरह की लत की तरफ इशारा करते हैं। जाहिर सी बात है कि लगातार 10 घंटे तक मोबाइल फोन का प्रयोग करना स्वास्थ्य के लिए पूर्णतः घातक है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इससे क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि जो आप देखिए डिजिटल ड्रग है, इसके बारे में टिप्पणी कीजिए।
लगातार आप देखिए कई घंटे तक टेलीविजन अथवा मोबाइल को देखते रहना तकनीकी शब्दकोश में बिंज वॉचिंग कहलाता है। अपने पसंदीदा पसंदीदा मूवी एवं वेब सीरीज को देखने से हमें एक विशेष प्रकार की खुशी मिलती है, किंतु यह भी सत्य है कि इस प्रकार की खुशी सदैव क्षणिक अथवा अल्पकालिक होती है। ज्यों ही हम उस माहौल से बाहर निकलकर पुनः वास्तविकता के घेरे में प्रवेश करते हैं, हमारी मनस्थिति पुनः परिवर्तित होने लगती है। आप देखिए कोई आप लोग मोटिवेशन मूवी देखते हैं, वीडियो देखते हैं, जब तक उस माहौल में रहते हैं तब तक तो उसका आपका मोटिवेशन रहता है उसका, जैसे ही उससे बाहर निकलते हैं वो मोटिवेशन जमी दोष हो जाता है। इसलिए कहता हूँ कि कोई भी काम कर रहे हैं तो आपके अंदर जो मोटिवेशन है हमेशा वही रहेगा। ये मूवियों का मोटिवेशन ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है। और आप देखिए दरअसल ऐसा इसलिए होता है कि जब हम पसंदीदा मूवी आदि पर अपना ध्यान पूर्णतः केंद्रित कर लेते हैं तो हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन नामक रसायन स्रावित होता है। यह रसायन ही उस क्षणिक प्रसन्नता के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे ही डोपामाइन का प्रभाव शांत होता है हम पुनः उसी अवस्था में वापसी कर जाते हैं। यह क्रियाविधि हूबहू नशे की दवाइयाँ अथवा इंजेक्शन जैसी होती हैं। खास बात यह है कि डिजिटल लत के दुष्प्रभाव भी वैसे ही हैं जैसे कि नशे की दवाओं के हैं। पहली बात तो यह है कि घंटों मोबाइल फोन अथवा लैपटॉप का इस्तेमाल करते रहने से विकिरण की एक नई बड़ी मात्रा हमारे मस्तिष्क और आंखों के संपर्क में आती है। टीवी एवं मोबाइल पर एक सीमा से अधिक समय बिताना हृदय रोग, मोटापा, मधुमेह और रक्तचाप जैसी बीमारियों का कारण बनती हैं। और डिजिटल ड्रग एवं बिंज वॉचिंग की लत के अनेक अन्य गंभीर दुष्परिणाम भी सामने आए हैं। अब इसके नुकसान आप लोग ये बता सकते हैं, जैसे डिप्रेशन की समस्या, एंजाइटी की समस्या, मूड स्विंग की समस्या इत्यादि। इसके अलावा जो लोग लगातार लंबे समय तक स्क्रीन से संपर्क बनाए रहते हैं उनके लिए अनिद्रा भी एक बेहद गंभीर समस्या बन जाती। आंखों की समस्या भी। थोड़ा सा ध्यान देकर हम डिजिटल लत की समस्या से निजात पा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि वह यह है कि हमें वेब सीरीज को केवल और केवल मनोरंजन के साधन के रूप में देखें। अगर हम स्वयं को प्रतिदिन एक एपिसोड देखने तक सीमित करें तो हमारा स्वस्थ मनोरंजन भी होता रहेगा। हमारे अन्य कार्य जो वास्तविक जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है किसी भी दशा में बाधित नहीं हो पाएंगे। मोबाइल अथवा टीवी स्क्रीन की लत से खुद को बचाने का एक महत्वपूर्ण उपाय डिजिटल डिटॉक्स है। इसका अर्थ है कि एक निश्चित समय के लिए स्वयं को मोबाइल, इंटरनेट, टेलीविजन इत्यादि से दूर कर लेना। ये उपाय बता सकते हैं आप लोग। या ठीक उसी तरह काम करता है जैसे सप्ताह में एक दिन उपवास रखना। अगर हमें अपने आप को डिजिटल लत की गिरफ्त में आने से बचाना है तो हर हालत में एक निश्चित एवं नियमित अंतराल पर कुछ समय के लिए अपने आप को डिजिटल दुनिया से विरक्त करना ही होगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जितना अधिक हम इस काल्पनिक दुनिया के क्षणिक सुख की तरफ भागेंगे उतना ही हम वास्तविकता से दूर होते जाएंगे। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। जब हम कल्पना के प्रति अधिक आसक्त होने लगते हैं तो वास्तविकता से हमें फिर कोई लगाव नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में हमें व्यवहार परिवर्तन, मनस्थिति में तीव्र बदलाव एवं अन्य मानसिक विकारों की ओर ले जाती है। इन गंभीर स्थितियों से निजात पाने का एक ही उपाय है कि वह यह है कि हम डिजिटल दुनिया में कम से कम समय व्यतीत करें और वास्तविकता के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास करें। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर दीजिए। तो इस तरह से आप देखिए ये दैनिक जागरण का संपादकीय पाठ होता है आपका। ये आप देखेंगे कि जो जनसत्ता है ना उसका एक आर्टिकल एडिटोरियल बड़ा अच्छा लगता है। युवाओं में बढ़ती आत्मघाती प्रवृत्ति, इसे भी पढ़ लेते हैं। तो भारत की युवाओं में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति न केवल सामाजिक चिंता का विषय है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी पैदा कर रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट के आंकड़े भारत में आत्महत्या की गंभीर स्थिति को उजागर करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में 1.71 लाख लोगों ने आत्महत्या की, जो दुनिया में सबसे अधिक है। यह आंकड़ा चिंताजनक है, खासकर जब हम यह जानते हैं कि भारत में आत्महत्या के मामले में की वास्तविक संख्या दर संख्या से कहीं अधिक हो सकती है। अपर्याप्त पंजीकरण प्रणाली, मृत्यु के चिकित्सा प्रमाणन की कमी और आत्महत्या से जुड़े सामाजिक कलंक के कारण कई मामलों को पता भी नहीं चल पाता है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि 41% आत्महत्याएं 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं द्वारा की जाती हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। देखिए, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ थोड़ा आप लोग समझदार रहा करिएगा। अगर आपसे पूछे कि आत्महत्याओं के क्या कारण हो सकते हैं, अगर आपको कहीं लिखना है तो ये सब लिख सकते हैं, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, शैक्षणिक दबाव, सामाजिक आर्थिक समस्या, प्रेम संबंधों में विफलता, व्यसन और घरेलू हिंसा आदि प्रमुख है। भारत में युवाओं पर मानसिक समस्या, स्वास्थ्य समस्याओं का बोझ काफी ज्यादा है, लेकिन उनमें से ज्यादातर इसका उपचार नहीं कराते हैं। परीक्षाओं में सफलता, अत्यधिक दबाव है, अभिभावक और शिक्षकों की अपेक्षा और विफलता का डर युवाओं को आत्महत्या की ओर धकेल सकता है।
और आप देखिए राजस्थान कोटा में कई आपको मामले होते रहते हैं। देश के कई शहरों में इस तरह के गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक बहिष्कार, भेदभाव और परिवार के तनाव में भी आत्महत्या के जोखिम कारक बन सकते हैं। युवाओं के बीच इंटरनेट के उपयोग में होने वाली उल्लेखनीय वृद्धि भी आत्महत्या में प्रमुख भूमिका अदा करती है। ये भी याद रखिएगा। इसके कुछ अन्य कारक में साइबर बुलिंग, लैंगिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और सामाजिक मूल्यों में गिरावट भी शामिल हो सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं आत्महत्या का एक बड़ा कारण है। भारत में लगभग 54% आत्महत्याएं मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण होती हैं। पढ़ाई के दबाव यानी कि शैक्षणिक तनाव से होने वाली आत्महत्याओं में लगभग 23% पाए गए हैं। और इसी प्रकार भारत में होने वाली आत्महत्याओं में सामाजिक तथा जीवन शैली कारकों का लगभग 20%, हिंसा का 22% योगदान है। इसके अलावा आर्थिक संकट के कारण 9.1% और संबंधों की वजह से लगभग 9% आत्महत्याएं भारत में देखी गई हैं। युवा लड़कियों और महिलाओं में कम उम्र में विवाह, कम उम्र में मां बनना, निम्न सामाजिक स्थिति, घरेलू हिंसा, आर्थिक निर्भरता, लैंगिक भेदभाव भी आत्महत्या के महत्वपूर्ण कारक हैं। ये आप देखिए लड़कियों और महिलाओं के लिए कहा जा रहा है। आत्महत्या के आंकड़े के अनुसार भारत में 2022 में परीक्षा में विफलता के कारण 2095 लोगों ने आत्महत्या की थी। इस भीषण समस्या का समाधान ढूंढने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाने की जरूरत है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता ये उपाय बता सकते हैं। आप देखिए इन समस्या है तो उसका समाधान है ना, तो ये समाधान आप उसकी तरफ बता सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार, शैक्षणिक प्रणाली में सुधार, सामाजिक आर्थिक सहायता, प्रेम संबंधों में परामर्श, व्यसन से मुक्ति, हेल्पलाइन और सहायता समूह, मीडिया की जिम्मेदारी और सामुदायिक जागरूकता शामिल है। इसके लिए सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और समुदायों को मिलकर कदम उठाने होंगे। युवाओं को यह जानकारी देनी आवश्यक है कि वे जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनका वैकल्पिक और उचित समाधान मौजूद है। अगर इस प्रकार समस्याओं से परेशान युवाओं से लगातार बातचीत की जाए और उन्हें अच्छी प्रकार से समझाया जाए तो आत्महत्या जैसे बड़े संकट से उन्हें बचाया जा सकता है। और युवाओं को आत्महत्या से बचाने के लिए उनकी सामाजिक परेशानियों की शीघ्र पहचान करनी होगी। अनुकूल वातावरण में उनकी देखभाल करने की बात हो रही है। और आप देखेंगे देखभाल के समुचित प्रावधान होने चाहिए। इस प्रवृत्ति को रोकने और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सभी के लिए सुलभ बनाना, उन्हें सस्ती दर पर उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाकर परीक्षाओं में सफलता के दबाव को कम करना, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। नशे से ग्रस्त युवाओं के लिए नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना करनी चाहिए, उन्हें उपचार प्रदान करना चाहिए। अगर कोई युवा आत्महत्या के विचारों से जूझ रहा है तो उसे किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करनी चाहिए, जैसे कि परिवार के सदस्य, दोस्त या फिर चिकित्सक से। यही तो आजकल समस्या है, हर आदमी अपनी बात बोल नहीं पा रहा है, किसी से भरा बैठा हुआ है। आत्महत्या जैसी घातक प्रवृत्ति से बचने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाना बहुत जरूरी है। स्वस्थ जीवन शैली के अंतर्गत पर्याप्त नींद लें, स्वस्थ भोजन करें, नियमित व्यायाम करें, तनाव को कम करने के लिए स्वस्थ मनोरंजन करें। इसके अलावा आप देखिए सदैव सकारात्मक सोचें, नकारात्मक विचारों को दूर भगाएं और उन्हें ऐसे लोगों से निकटता रखनी चाहिए जो उन्हें सही सलाह दें और उनसे आप देखते हैं कि एक तरह से मानसिक बल को बढ़ाएं। और आप देखिए मानसिक समस्याओं से जूझ रहे युवाओं के पारिवारिक माहौल को सुधारने का भी भरपूर प्रयास किया जाना चाहिए। इसके अलावा हमारे देश में ऐसे सामाजिक परिवर्तन की भी आवश्यकता है जिसमें किसी भी व्यक्ति के साथ जातिगत आधार पर, धर्म के आधार पर या लैंगिक आधार पर भेदभाव न किया जाए। इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, अंतर क्षेत्रीय सहयोग और सामाजिक तथा सामुदायिक भागीदारी की बहुत आवश्यकता है, ताकि किसी भी व्यक्ति में मानसिक स्वास्थ्य जैसी समस्याएं उत्पन्न ना हो, ना ही उनमें आत्मघाती प्रवृत्तियां विकसित हो सकें। गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को आत्महत्या रोकथाम के लिए जागरूक अभियान चलाने और पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए आगे आना चाहिए। आत्महत्या के कारणों और उससे निपटने के सबसे प्रभावी तरीकों के बारे में अधिक अनुसंधान करने की आवश्यकता है। सरकार को इस दिशा में अधिक से अधिक निवेश करना चाहिए। विश्वसनीय डेटा इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राजनीतिक इच्छा शक्ति से ही आत्महत्या रोकथाम को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया जा सकता है। इसके लिए पर्याप्त बजट आवंटित किया जाना चाहिए। सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय रणनीति विकसित करनी चाहिए और इसके क्रियान्वयन पर ध्यान देना चाहिए। युवाओं का जीवन अमूल्य है और उनके पास इस दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, उन्हें उम्मीद की किरण कभी नहीं छोड़नी चाहिए और समस्याओं से हार न मानकर बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। आत्महत्या कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं है। आज हमारे देश के युवाओं में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। जागरूकता, रोकथाम रणनीति और सामाजिक प्रयासों द्वारा मिलकर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं और युवाओं को बेहतर जीवन का जीने के अवसर भी प्रदान कर सकते हैं।
किसी भी देश के युवा उस देश के सामाजिक आर्थिक विकास के रीढ़ की हड्डी होते हैं, और या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो उस देश का राष्ट्रीय धन होते हैं। उनका इस प्रकार आत्महत्या करना देश का बहुत बड़ा नुकसान है। हमें यह हर हाल में इस आत्मघाती प्रवृत्ति को समूल नष्ट करना होगा और अपने देश की युवा शक्ति को बचाकर उन्हें देश के नवनिर्माण में लगाना होगा। और आप देखिए, कोई छोड़ के जा रहा है, आप आत्महत्या कर ले रहे हैं, इसमें नुकसान किसका होगा? आपका, आपके परिवार का। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको जो छोड़ कर गया उससे तो कोई और मिल जाएगा, लेकिन आपके परिवार को, आपके माता पिता को आप दोबारा नहीं मिलेंगे। और मैं तो कहता हूँ कि कहीं कोई रिश्ते में खटास आ रही, बिंदास छोड़िए और अपने आप को इतना मजबूत बनाइए, इस पोजीशन में लाइए कि सामने वाला छोड़कर पछतावा करे। ऐसा ना सोचे कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो वो सोचे अच्छा छोड़ दिया था इसे, वरना इसके चक्कर में हम फंसे रहते। और एक बात दूसरा देखिए, करियर को लेकर तो आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को पायलट बनना चाह रहे थे, नहीं बन पाए, सुसाइड करने जा रहे थे, बच गए। आप देखिए, देश के मिसाइल मैन, देश के राष्ट्रपति बन गए। तो आप देखिए, हो सकता है कि उस फील्ड के लिए आप ना बने हो, आपके लिए और अच्छा कुछ फील्ड बचा हुआ हो। तो मुझे लगता है कि अपना गलती एक्सेप्ट किया करिए, सुधार किया करिएगा और आगे बढ़ा करिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें, ये है संपादकीय पाठ की कहानी। और इस तरह से आप देखेंगे आपके एडिटोरियल कवर होते हैं। अब आपका कोई सवाल मेरे लिए हुआ करे, सुझाव हुआ करे, तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ईमानदारी से पढ़िए, अपना 100% दीजिए। और यार 100% आप देंगे तो आप देखिए 100% आपका रिजल्ट भी आएगा। ये बात भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं। धन्यवाद।